नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं के कौशल आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक कालखंड को पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक काल को देखा था और पिछले क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल को शुरू किया था, जिसमें कि हमने तीन जो वेद हैं उससे संदर्भित चीज़ों को हमने देखी थी। आज का ये क्लास जो है वो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति से संदर्भित उसके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, तो इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं कि इसमें कोई भी क्वेश्चंस जो है आपके वैदिक काल से इस क्लास के बाद में छूटेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस आप मिस नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वैदिक काल से, वो सारे क्वेश्चंस इसी 2-3 वीडियो से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमने जो कि पिछले बार जो भी चीज़ें देखी थी उससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक पुराण से क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो पुराण में क्या है, जैसा कि आपको पता है कि 18 पुराण हैं हमारे, और पुराण के जो रचयिता माने जाते हैं वो वेद व्यास माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके संकलनकर्ता वो कौन है, तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये दोनों जो हैं उसके संकलन करता है। ठीक है, ऐसे 18 पुराण में देखेंगे आप तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे पुराण हैं। लेकिन उससे एक क्वेश्चंस बनता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है, या उसी को कहीं कहीं वायु पुराण भी लिखा रहता है, लेकिन मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये पुराण से संदर्भित बातें हो गई। अब हम स्मृतियों से संदर्भित चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बनते हैं और खासकर यही पूछे जाते हैं कि ये स्मृतियाँ जो हैं गौतम मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति कब की है, मनु स्मृति को कब की है, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्मृतियाँ जो है वो उसमें सबसे प्रमुख और सबसे पहली जो है वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति का जो कालखंड है वो 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में ये रचित है। ठीक है, और ये क्या है, तो शुंग कालीन रचना है, मतलब शुंग कालीन ये स्मृति है। तो मौर्योत्तर काल में शुंग काल से संदर्भित मनुस्मृति है। ठीक है, अब आते हैं इसमें भाष्यकार कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो टीकाकार हैं इससे, तो कौन कौन है, तो कुल्लुक भट्ट, में मेघातिथि, गोविंद राज और भारुचि, इसके कौन है, तो इसके भाष्यकार है। अब चलिए देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति का जो कालखंड है, मतलब वो जिस समय रची गई है, तो 100 BC से लेकर 300 AD तक ये जो है इसका मतलब रचना का काल है। ठीक है, और ये जो देखेंगे हम, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ही आएंगी। तो इसमें कौन कौन से इसके जो भाष्यकार हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो बिगानेश्वर हैं, विश्वरूप हैं, अपरार्क हैं, उसके बाद आदित्य प्रथम हैं जो कोंकण के राजा हुआ करते थे, शिलाहार राजा थे ये। ठीक है, तो ये हैं। तो इसमें और एक 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं, तो इस पे मतलब 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा और दाय भाग, मतलब बिगानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की, वो याज्ञवल्क्य स्मृति से ही संदर्भित है, जो मतलब इसी के क्या है, तो ये जो है इसी के भाष्यकार हैं। तो बिगानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की और जिमुतवाहन ने दाय भाग की रचना की। ठीक है, तो ये संदर्भित किससे है, तो इसी पे भाष्य है याज्ञवल्क्य स्मृति पे। ठीक है दोस्तों, अब हम नागररद स्मृति को देखते हैं। तो नागररद स्मृति जो है गुप्तकालीन स्मृति है, और इसका कालखंड देखेंगे तो 300 BC से 400 AD के बीच में ये स्मृति की रचना हुई है। ठीक है, विष्णु स्मृति की बात करें तो ये भी गुप्तकालीन ही है। उसके बाद देवल स्मृति को देखें तो पूर्व मध्यकालीन स्मृति है ये, और पराशर स्मृति 300 BC से 500 AD इसका कालखंड रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो हो गई हमारी स्मृतियों से संदर्भित, यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब ये जो स्मृति है किस काल से संदर्भित रही है। ऐसे किसी क्लास में स्मृतियों में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इस पर भी एक क्लास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को, जो आर्यों का राजनीतिक जीवन रहा उत्तर वैदिक काल में कब कैसा रहा। मतलब उत्तर वैदिक कालीन कहने का अर्थ हमारा हुआ कि 1000 BC से 6000 BC का ये कालखंड है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आपको पता है कि 1000 BC में अतरंजी खेड़ा
ये एटा में है, ठीक है। यहाँ से हमें लोहे का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। बहुत मतलब रणजी ख्याल से सबसे ज़्यादा लोहे का साक्ष्य में मिलता है। तो अब ये लोहे का साक्ष्य से क्या मतलब हुआ, तो ये चीज़ें यही जो है विभाजक रेखा है, ठीक है। जो ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल को अलग करने वाली ये विभाजक रेखा है, और मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है वो इसी को प्रश्रय देता है, ठीक है। तो लोहा के खोज से क्या हो गया, तो लोहा की खोज से दोस्तों बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज आया राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पर। हर एक जो सेक्शन मतलब सेक्टर है इसके, तो उस सारे जगह पे डायनेमिक रेडिकल चेंजेज आए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए राजनीतिक स्तर पे मैं बताऊं तो इसमें क्या है कि अस्त्र शस्त्र जो है वो बनाए जाने लगे, ठीक है। ऐसे अश्वचालित जो पहले से रथ हुआ करते थे उसमें भी प्रयोग किए जाने लगे। आर्थिक स्तर पे देखेंगे तो आर्थिक स्तर जो गंगा यमुना का दोआब था तो उसमें जो है जंगल थे, तो जंगल की सफाई आसान हो गई, ठीक है। चूँकि लोहा जो है वो मजबूत धातु है, तांबे से ज़्यादा मतलब कारगर लोहा धातु है, ठीक है दोस्तों। तो जो है जंगल साफ किए जाने लगे और कृषि की भूमिका यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो कृषि के लिए क्षेत्र भी हुए, पंजाब का क्षेत्र ये हुआ करता था पहले इनका, लेकिन ये जो है गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़े, यूपी की तरफ बढ़े, ठीक है दोस्तों। और यूपी की तरफ आप देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का वर्णन है, और उसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब गंडक नदी या सदा नीरा नदी तक इनकी पहुँच हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि कृषि की महत्ता नहीं थी, पशुपालन वहाँ प्रमुख पेशा था। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कृषि प्रमुख पेशा हो जाएगी, ठीक है। तो कृषि सबसे पहले ये जाने, एक कृषि यहाँ पे प्रमुख पेशा हो गई, और कृषि जब पेशा हुई तो कृषि भी जीवन निर्वाह कृषि यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लोहा के मतलब उपयोग से कृषि जो है तो उसमें कृषि हो रही, अधिशेष उत्पादन यहाँ होने लगा, ठीक है। अधिशेष उत्पादन भी यहाँ पे होने लगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो अब हुआ क्या इससे, इससे क्या हुआ, समाज में आर्थिक समृद्धि आई, और जब समृद्धि आई तो राजा की क्या हुआ, अधिकार में भी बहुत ही बढ़ोतरी हुई, ठीक है दोस्तों। राजा के अधिकार में बढ़ोतरी यहाँ पे होती है। राजा यहाँ पे अपने जो पद का पूरे तरीके से मतलब अभी भी उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजा जो है पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा मतलब अपने पद का उपयोग कर पा रहा है। और जो बलि की हम चर्चा सुनते हैं, जो कि स्वेच्छा से दिया हुआ कर था ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक कालीन समाज के द्वारा, यहाँ पे बलि क्या हो रहा है कि यहाँ पे बलि रिजिडिटी हो जाती है, मतलब नियमित रूप से कर ये हो जाता है, ठीक है। बलि जो है ये नियमित कर यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो राजा से संदर्भित रहीं। अब देखिए वहाँ पे जन का कंसेप्ट था, ठीक है, कबीलाई जीवन था वहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो कबीलाई जीवन था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जन से आगे बढ़ के क्षेत्र की बात यहाँ पे होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्षेत्र से संदर्भित बातें होती हैं। तो जन जो है वो जनपद में परिवर्तित हुआ, ठीक है। जन क्या हुआ, जनपद में परिवर्तित हुआ, ठीक है। और जनपद में परिवर्तित होने का मतलब है कि छोटे छोटे कबीले मिलके अपना एक बड़ा मतलब जो क्षेत्र बनाया करते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि वहाँ जो युद्ध हुआ करता था वो मेनली जो है गायों से संदर्भित युद्ध हुआ करते थे, जिसके लिए गविष्टि शब्द भी आया है। तो गाय से संदर्भित वहाँ पे युद्ध हुआ करते थे, जो एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर जो आक्रमण किया करता था, युद्ध हुआ करते थे, तो गाय को ही वहाँ पे मतलब मुख्य भूमिका गाय की होती थी। उसी को वहाँ से युद्ध के मतलब जीत के और मतलब गायों को ले आया जाता था। यहाँ पे क्या है, क्षेत्र को जीतने की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्षेत्रगत लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब आप दूसरे के क्षेत्र को हस्तगत करने के लिए यहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पे पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है, ठीक है।
अब राष्ट्र, हालांकि अभी के समय, वर्तमान समय का राष्ट्र की जो संकल्पना है उस राष्ट्र पे न जाएं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्र शब्द जो है वो प्रयोग हो रहा है, मतलब एक बड़े क्षेत्र की परिकल्पना यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभा और समिति का महत्व कम हो गया है। जो मतलब ये जो संस्थाएं थी वो ऋग्वैदिक काल में क्या थी, तो यहाँ पे मतलब ऋग्वैदिक काल में ये संस्थाएं राजा पे नियंत्रण का कार्य किया करती थी। तो लेकिन यहाँ पे इसकी महत्ता कम हुई है, अभी समाप्त ये नहीं हुए हैं, लेकिन ये संस्थाएं यहाँ अस्तित्व में हैं, लेकिन महत्वहीन हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे विदत की जो हमने चर्चा देखी थी ऋग्वैदिक काल में, वो विदत जो है वो संस्था यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ कोई चर्चा विदत की नहीं आप सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विदत नहीं है। अब चलिए, राजा के अधिकार में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका पद वंशानुगत हो गया, राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया, और ज्येष्ठाधिकार से संदर्भित यहाँ पे नियम लागू हो गए। मतलब जो ज्येष्ठ राजा का पुत्र होगा, ठीक है, राजकुमार जो होगा, जो ज्येष्ठ होगा, वही मतलब आगे चल के राजा बनेगा। तो ज्येष्ठाधिकार से संदर्भित यहाँ पे जो है मतलब धारणाएं यहाँ पे चलने लगी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें राजा से संदर्भित जो है उसमें उपनिषद में हमें मतलब कुछ प्रसिद्ध राजाओं के नाम मिलेंगे, जैसे केके जो जनपद था उसके अश्वपति राजा की चर्चा हमको मिलती है, जो कि एक बहुत ही महान दार्शनिक राजा था। उसी तरह से आप देखेंगे काशी के अजात शत्रु की चर्चा यहाँ पे मिलती है। उसी तरह विदेह के जनक की चर्चा मिलती है, जो कि काफ़ी विद्वान थे। उसी तरह परवाहन जवाली की कथा मिलती है, जो पंचाल नरेश थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है नाम हमें मिलते हैं उपनिषद में। ठीक है, अब चलिए, अब ये देखते हैं कि मतलब यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण में क्या होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में ये दिया गया है कि किस क्षेत्र के जो राजा हैं, मतलब राजा की उत्पत्ति से संदर्भित सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे राजा जो है किस क्षेत्र के राजा को क्या कहा जाएगा, ये चीज़ें पहले देखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बनता है। तो नॉर्थ के राजा को, मतलब उत्तर के राजा को विराट बोला गया, उसी तरह साउथ के राजा को भोज बोला गया, उसी तरह वेस्ट के राजा को स्वराट बोला गया, और ईस्ट का मतलब पूर्व के जो राजा थे उनको सम्राट बोला गया। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से, मतलब किस क्षेत्र के राजा कौन से यज्ञ कराया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें गोपथ ब्राह्मण में दी गई हैं। गोपथ ब्राह्मण में ये चीज़ें दी गई हैं कि जो नॉर्थ का जो राजा विराट हुआ करता था वो पुरुष मेघ यज्ञ करवाया करता था। ठीक है दोस्तों, पुरुष मेघ यज्ञ नॉर्थ के राजा करवाया करते थे। ईस्ट के जो राजा होते थे, मतलब पूर्व के सम्राट कहे जाते थे, ये वाजपेयी यज्ञ करवाया करते थे। बीच का जो मुख्य, मतलब जो मध्य भाग का, उसको राजा बोलते थे, वो राजसूय यज्ञ करवाया करते थे। ठीक है, स्वराट जो हुआ करते थे, जो वेस्ट में हुआ करते थे, ये अश्वमेघ यज्ञ करवाया करते थे। और सबसे बड़े जो कि मतलब आप देखेंगे एक राट मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा ये मतलब एक राट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मतलब एक राट की संकल्पना जो है वो मतलब सभी जगह के विजयी को एक राट बोलते हैं। वो ये क्या करता है कि सर्वमेघ यज्ञ करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं, तो आगे हम आके देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि शतपथ ब्राह्मण में राजा जनक की चर्चा है। ठीक है, इस राजा जनक से ही याज्ञवल्क्य ने शिक्षा प्राप्त की है, इसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही ये होता है कि जनक जो है वो ब्राह्मणों की एक गोष्ठी बुलाते हैं, और उसके विजेता जो है वो राजा जनक ही होते हैं। मतलब राजा जनक जो है बहुत विद्वान होते हैं, ये विदेह के शासक होते हैं। ठीक है, तो इसी में जो है राज्याभिषेक से संदर्भित शतपथ ब्राह्मण में ही चर्चा मिलेगी कि 17 प्रकार के जल से जो है राज्याभिषेक हुआ करता था। ये भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में ही है। अब देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में ही 12 तरह के रत्निनों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पे रत्निन की संख्या कम थी, यहाँ पे रत्निन की भी संख्या बढ़ रही है। उसके कारण यही है कि आर्थिक समृद्धि है। ठीक है, इकोनॉमिकल चेंजेज आने से सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुख्य जो 12 प्रकार के
ऐसे रत्निन है यहाँ पे, लेकिन इसमें मुख्य जो है सेनानी हो जाता है। जो वहाँ पुरोहित मुख्य हुआ करता था, जो प्रमुखता हासिल थी किसको, पुरोहित को हासिल थी ऋग्वेद में, यहाँ पे सेनानी को यही प्रमुखता हासिल हो जाती है। सेनानी जो सेना का संचालन करता है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे पुरोहित हो जाते हैं। यहाँ पे सूत रत्निन होता है जो सारथी का कार्य करता है। यहाँ पे संग्रहिता आते हैं, ठीक है। संग्रहिता क्या है, कोषाध्यक्ष है। भाग दुग्ध, यहाँ पे भाग दुग्ध से यही क्वेश्चन, संग्रहिता और भाग दुग्ध के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस देखा होगा आपने। भाग दुग्ध ये कौन है, ये कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता है। यहाँ पे पालागल की चर्चा आप देखेंगे, ठीक है। ये कौन होता है, ये वन अधिकारी होता है, वो राजा का मित्र भी होता है। यहीं पे आप अक्षवाप भी देखते हैं, जो कि राजा को जब द्वित कीड़ा हुआ करती थी उसमें राजा का सहायता ये करता था, अक्षवाप, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, अब सेना की बात करें तो सेना अभी भी अस्थायी नहीं है। और सेना कैसे यहाँ पे जुटाए जाते हैं, तो जो कबीला हुआ करता था, हालांकि यहाँ पे जन का कंसेप्ट है, लेकिन जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में से क्या हुआ करता था कि वहाँ पे जो भी नौजवान वर्ग था, तो जब युद्ध की बारी आती थी तो यही सेनानी जो है उसका संचालन करते थे और उन्हीं में से भर्ती की जाती थी, ठीक है। तो भर्ती की जाती थी, जैसे ऐसे कैसे आज आर्मी में हम देखते हैं भर्ती की जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी भर्ती की जाती थी और वही जो है सेना बनाई जाती थी। लेकिन फिर भी अभी भी अस्थायी सेना का यहाँ पे अभाव है, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं इसमें कि आप इसमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यज्ञ की भूमिका बढ़ गई है। तो राजा से संदर्भित बहुत तरह के यहाँ पे यज्ञ हुआ करते हैं, जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ होते हैं, वाजपेयी यज्ञ होते हैं, इसी तरह सवत्रामणि यज्ञ होते हैं, अग्निष्टोम यज्ञ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे यज्ञ जो हैं यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इससे संदर्भित चीज़ों को देखेंगे तो मतलब न्याय से संदर्भित चीज़ें देखते हैं। तो न्याय क्या है कि न्याय यहाँ पे न्याय राजा ही करता है, ठीक है। न्याय में मतलब राजा के द्वारा किया जाता है यहाँ पे, हालांकि पुरोहित वगैरह से भी ये सलाह मशवरा कर लेता है, लेकिन यहाँ पे न्याय अब राजा करने लगा। जो चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे थे कि राजा को सर्वोपरिता वहाँ पे हासिल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे न्याय करने लगा है राजा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामवधीन एक शब्द आता है, तो गांव के जो मतलब जो भी झगड़े वगैरह हुआ करते थे या किसी भी तरीके विवाद हुआ करते थे, वो गांव में सुलट लिया जाता था। ये इसके लिए ग्रामवधीन शब्द आया है, ठीक है। अब देखिए, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ठीक है। जैसे ब्राह्मणों से संदर्भित ये अपवाद था कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, भले देश निकाला दे दिया जाएगा, वो भी कुछ परिस्थितियाँ थी, लेकिन मृत्यु दंड से ये जो है ये मतलब अलग थे, विरक्त थे, ठीक है। अब देखिए, अपराध के दोष सिद्धि के लिए जल परीक्षा या अग्नि परीक्षा के का कंसेप्ट यहाँ पे था। यही चीज़ें आप देखते हैं, जैसे रामायण में आप देखेंगे तो सीता माता जब आती हैं लंका से, तो उनका क्या अग्नि परीक्षा उनकी ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब उसी समय से संदर्भित हैं। तो अब जल या अग्नि परीक्षा यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्या ये राजनीतिक जीवन को हमने देखा, ठीक है। अब चलिए हम सामाजिक जीवन को देखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक जीवन में क्या है कि अब यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो मतलब पूरे रिजिडिटी के साथ में जो वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ पे लागू हो जाती है। वर्ण वहाँ पे क्या था, कर्म के आधार पे वर्ण तय होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आप जिस वर्ण के हैं उसी वर्ण में आप रहेंगे। यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ साथ गोत्र मतलब प्रथा भी यहाँ पे स्थापित हो गई, ठीक है। मतलब अपने ही गोत्र, अब गोत्र का मतलब क्या हुआ कि गोष्ठ से उत्पत्ति है गोत्र की, ठीक है। तो पहले ये माना जाता है कि गोत्र जो है, तो मतलब जैसे एक जगह जहाँ गाय वगैरह बांधी जाती थी ना, तो उससे वो जो है वो गोष्ठ मतलब गोत्र जो है वो गोष्ठ से है। तो ये इसका कंसेप्ट ये है कि एक जगह जहाँ पे गाय बांधी जाती थी उसको ये बोला जाता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि यही कंसेप्ट जो है ये मतलब गोत्र में भी आ गया। मतलब एक गोत्र के जो भी लोग थे वो एक जगह पे रहते थे, ठीक है। एक गोत्र बनता मतलब जो गोत्र था, तो एक गोत्र के लोग एक ही जगह रहते थे, अपने विशालकाय परिवार का निर्माण किया करते थे और अपने गोत्र में शादियाँ नहीं होती थी, ठीक है। मतलब दूसरे गोत्र में शादियाँ होती थी। तो गोत्र व्यवस्था, यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था,
लागू हो गई। ठीक है, यहाँ पे पितृ सत्तात्मकता के तत्व यहाँ पे भी हैं, मतलब पितृ सत्तात्मक समाज है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये भी बातें हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि यज्ञ का महत्व बढ़ा, तो जब यज्ञ का महत्व बढ़ा तो ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। हालांकि हम देखते हैं कि यहीं पे मतलब ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे मतलब अपनी सर्वशक्तिशालिता के लिए, मतलब कि हम सर्वश्रेष्ठ है, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण में संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? ऐतरेय ब्राह्मण में। अब देखिए ऋग्वेद में जैसे 7 पुरोहित हुआ करते थे, यहाँ पे क्या है कि 17 पुरोहितों की चर्चा आप देखेंगे, और उसका कारण भी क्या है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संपन्नता। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे वैश्य जो वर्ण मतलब था, तो वैश्य वर्ण की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा क्या होती थी? तो ग्रामणी बनना। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस है। तो वैश्य वर्ण की सबसे बड़ी जो आकांक्षा होती थी वो ग्रामणी बनना होता था। ठीक है, अब यहाँ शूद्रों की स्थिति क्या थी? तो शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, और शूद्रों का कार्य क्या हुआ करता था कि अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्रों का कार्य हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ कि शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, उपनयन संस्कार यहाँ पे शूद्रों के बंद हो गए। ठीक है, और चलिए हम देखते हैं कि स्त्रियों की दशा क्या थी। तो स्त्रियों की दशा जो है, यहाँ पे स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऐतरेय ब्राह्मण में, जैसे इसके कुछ हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, मतलब इन पुत्रियों को मतलब जो समस्त दुख का कारण माना गया है। पुत्री जन्म की कल्पना यहाँ पे नहीं की गई है, और पुत्री को समस्त मतलब दुखों का कारण माना गया है। उसी तरह हम देखते हैं मैत्रेयणी संहिता में, तो पासा, विष और सूरा के साथ में स्त्री को भी जो है मतलब बुराई के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, फिर भी दोस्तों ये चीज़ें जो हैं ये तो खैर हमें इससे मिलती हैं, लेकिन फिर भी उतनी स्थिति भी बुरी नहीं हुई जितनी कि शूद्र काल में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ मतलब विदुषी नारियाँ आपको दिखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपको जो विदेशी नारियाँ जो यहाँ पे मिलती हैं, जैसे गार्गी हैं, कुशकित्सनी है, शुभला है, वेदवती हैं, मैत्रेयी कात्यायनी। मैत्रेयी और कात्यायनी ये दोनों तो मतलब याज्ञवल्क्य की पत्नी ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो एक और उदाहरण आपको मिलता है, जिसमें कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है, और याज्ञवल्क्य जो है गार्गी को डांट के चुप करा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा हम सर फोड़ देंगे। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो है यहाँ पे थोड़ी मतलब खराब हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम हैं, फिर भी हमने ये देखा कि उतनी भी खराब नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी यहाँ विदुषी स्त्रियों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब गोत्र व्यवस्था हमने देख लिया। अब यहाँ पे आश्रम व्यवस्था यहाँ पे पहली बार हमें देखने को मिलता है। ये आश्रम व्यवस्था क्या है? तो जो हमने उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में देखा था, 3 तरह के आश्रम व्यवस्था थे। ठीक है, तो 3 तरह के आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 तरह की आश्रम व्यवस्था जो है हमें दिखती है कहाँ? उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में। लेकिन ज्वालोपनिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्वालोपनिषद में क्या होता है दोस्तों कि ज्वालोपनिषद में हमें 4 तरीके के आश्रम देखने को मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं? ज्वालोपनिषद में। ठीक है, इसी में जो आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जो है, इसमें संन्यास आश्रम जुड़ जाता है। और इसमें क्या होता है कि 25 साल का डिफरेंस, जैसे कि आपने देखा कि ब्रह्मचर्य है तो इसको माना गया कि 0 से 24 ईयर्स का जो कालखंड होगा, मतलब काल होगा, वो आपके ब्रह्मचर्य से संदर्भित होंगे। उसी तरह से हम इसमें है कि मतलब ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ का है 25 से 50 ईयर्स। उसी तरह वानप्रस्थ को देखते हैं तो ये 50 मतलब 25-25 साल आप जोड़ दीजिए, 75 साल। और संन्यास क्या है? तो 75 साल से ऐसे 100 साल लगाया गया है, लेकिन उसके बाद मतलब 75 के बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ज्वालोपनिषद से मिलती हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में आते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जो कि आपने देखा था कि चावल से, नमक से, ये सब चीज़ों से परिचित आर्य नहीं थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे
खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें उपयोग में लाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जुड़ी जा रही हैं। जैसे अब चावल के दो आप देखिएगा तो चावल के दो प्रकार वहाँ पे मतलब वर्णित हैं साहित्यों में, ठीक है। मछली का ये उपयोग करने लगते हैं। नमक यहाँ पे आ जाता है, नमक जो है जुड़ जाता है। उसके बाद में हाथी से भी ये परिचित हो जाते हैं, पालतू भी बनाने लगते हैं। और बाघ से परिचित होते हैं, पालतू नहीं लेकिन बाघ से ये परिचित हो जाते हैं, जो चीज़ें वहाँ नहीं थी, ठीक है। अब चलिए आर्थिक जीवन को देखते हैं। तो आपने देखा ही कि कृषि जो है यहाँ का महत्वपूर्ण पेशा है, और कृषि में जो है लोहा का उपयोग यहाँ पे आर्यों के द्वारा होने लगता है, ठीक है। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संदर्भित बहुत सारे शब्दों की चर्चा है। जैसे जुताई, मतलब मड़ाई, उसी तरीके से कटाई वगैरह से संदर्भित तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे जुताई के लिए कर्षण शब्द आया है। वपन जो है वो मतलब वपन शब्द आया है। उसके बाद में लूनन जो है आया है वो कटाई के लिए आया है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है शतपथ ब्राह्मण में आए हैं, ठीक है। अब सिंचाई से संदर्भित हम देखेंगे तो सिंचाइयाँ तो पहले से भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अथर्ववेद में पहली बार नहर की चर्चा हमें देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो नहर का उल्लेख जो है प्रथम बार यहाँ अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है, मतलब नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाने लगी है, ठीक है। अब चलिए अब पशुपालन के रूप में देखते हैं तो हमने बताया कि हाथी भी पालने लगे हैं ये लोग, और हाथी के लिए हस्ती या वारण शब्द का प्रयोग किया गया है साहित्य में, ठीक है। उसके बाद में गोवध, अभी भी जो है गोवध बहुत बड़ा अपराध हुआ करता है, गोवध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए व्यापार को देखते हैं। तो व्यापार से संदर्भित चीज़ों को देखते हैं। तो व्यापार से संदर्भित चीज़ें में समुद्र का इनको ज्ञान हो चुका था, ठीक है। समुद्र यात्रा का भी यहाँ पे वर्णन मतलब आपको मिलती है, लेकिन जो व्यापार हुआ करते थे वो मुख्यतः आंतरिक ही व्यापार हुआ करते थे, और व्यापार में वही स्थिति थी। अभी भी यहाँ पे सिक्कों का प्रयोग नहीं हो रहा है, मुद्रा अभी यहाँ पे प्रचलित नहीं है। यहाँ पे क्या है तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो ऋग्वैदिक काल में था वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली पे ही व्यापार हुआ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब मतलब ऋग्वेद उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के अंत में देखेंगे आप अथर्ववेद वगैरह में, तो कौशाम्बी की, हस्तिनापुर वगैरह की चर्चा आती है, ठीक है। तो ये चर्चा जो आती है ये नगर के रूप में मतलब ऐसे वहाँ पे दर्शाई गई है, लेकिन आप देखेंगे तो ये आद्य नगर ही थे, मतलब नगर के जो हड़प्पाकालीन नगर थे वो चीज़ें यहाँ पे मतलब वैसे नगर यहाँ पे नहीं है, मतलब अभी नगरों का उत्थान ही हो रहा है, ठीक है। अब हस्तिनापुर की चर्चा आई तो हम आपको बताएं कि यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़े बड़े जनपदों की चर्चा है, जिसमें कि कुरु की चर्चा आप हम देखते हैं। तो कुरु जो है तो कुरु किससे बना, पुरु और भरत मिला के कुरु जनपद का निर्माण होता है। उसी तरह से हम तुर्वस और क्रीवी को मिला के और पंचाल का निर्माण होता है, ठीक है। तुर्वस और क्रीवी जो है वो पंचाल जनपद बनते हैं। और कुरु की कहानी आप जानें तो कुरु से ही संदर्भित राजा परीक्षित है, जिसका अथर्ववेद में उल्लेख है। राजा जनमेजय की जो चर्चा देखते हैं वो हम कुरु मतलब जनपद से ही संदर्भित रहे हैं। और इसके सबसे जो अंतिम शासक हैं राजा निचक्षु को माना जाता है, कुरु राजवंश से ही राजा निचक्षु हैं, ठीक है। और जो महाभारत हम पढ़ते हैं, महाभारत जो संदर्भित रहा है वो कुरु राजवंश से ही संदर्भित रहा है। 950 BC में मतलब महाभारत कालीन घटनाएं हुई हैं ऐसा वर्णित है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब ये एक चीज़ और देख लें कि हस्तिनापुर की जहाँ तक बात आई है तो ये पहले जो शुरुआत में जो पंजाब का क्षेत्र इनका था उससे निकल के ये जो आयल लोहा का ये प्रयोग होने लगा था, तो अस्त्र शस्त्र इनके पास में थे, अश्वचालित रथ थे इनके पास में। तो वो क्या हुआ कि पंजाब से निकल के और ये दिल्ली वाले क्षेत्र पे आते हैं, और दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र को भी ये विजिट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो तांबे का अस्त्र यूज किया करते थे, और ओसीपी मतलब अभी ओसीपी काल ही यहाँ पे चल रहा था। ये जो थे ये चित्रित धूसर मृदभान का ये प्रयोग करने लगे थे। तो क्या होता है कि कुरु
जो है वही उनकी राजधानी जो है वो बनती है कहाँ, तो हस्तिनापुर, ठीक है। और यही हस्तिनापुर की चर्चा हम महाभारत में पढ़ते हैं। लेकिन आगे जो चक्षु आते हैं तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर को बदल देते हैं और ये कौशाम्बी लेके चले जाते हैं। तो हस्तिनापुर के नाम से एक प्रकरण हमको याद आया, तो ये हमने आपको बताया, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने देख लिया, अब व्यापार से संदर्भित देखते हैं। तो मुख्यतः हमने बताया क्या कि आंतरिक ही व्यापार हुआ करते थे। अब जो व्यापार से संदर्भित व्यवसायों की सूची है, व्यवसाय की सूची हमें मिलती है कहाँ से, तैत्तिरीय ब्राह्मण से और वाजसनेयी संहिता से। तो ये भी क्वेश्चन है कि वाजसनेयी संहिता से और तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमें व्यवसाय की सूची मिलती है। और जो व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय हुआ करता था वो क्या करता था, कुलाल। और वही मतलब कुम्हकारी का जो व्यवसाय था वही सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था, मतलब उत्तर वैदिककालीन मतलब व्यवसायों में सबसे महत्वपूर्ण यही था, ठीक है। अब लोहा के लिए कृष्ण अयस शब्द आया है। उसी तरह से तांबे के लिए देखेंगे तो लोहित अयस शब्द आया है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो तांबे के लिए लोहित अयस और लोहा के लिए क्या आया है, कृष्ण अयस या मतलब श्याम अयस शब्द आया है, ठीक है। चांदी के लिए रुक्म शब्द आया है। रांगा के लिए त्रपु शब्द आया है, ठीक है। त्रपु शब्द जो आया है वो रांगा के लिए और रुक्म जो आया है वो चांदी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चांदी यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं, जो चीज़ें उधर नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अब यहाँ पे वाजसनेयी संहिता में भी और जैसे दास, धीवर, कैवर्त व्यवसाय की भी चर्चा है, ठीक है। अब देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ की इसकी चर्चा है, श्रेष्ठत्व की। ये क्या है, व्यापारियों का समूह। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी साम्यता व्यापारियों के समूह से की गई हैं। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में कुशीदीन शब्द आया है। कुशीदीन का मतलब होता है महाजनी व्यवस्था, जो ऋण दिया करते थे वही वो उनके लिए कुशीदीन शब्द आया है। उसी तरह से आप देखते हैं तो कुशिद जो ऋण आया है, मतलब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, जो ऋण शब्द आया है वो तैत्तिरीय संहिता में आया है और कुशीदीन मतलब जो ऋण देने वाले महाजन थे वो शतपथ ब्राह्मण में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मृदभांड से संदर्भित देख लेते हैं तो काली पॉलिशधार मृदभांड का प्रयोग यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाल मृदभांड जो है वो सबसे लोकप्रिय होता है, ठीक है। मृदभांडों में एक क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आर्यों को पसंद था वो क्या था, लाल मृदभांड। और जो ये था लोकप्रिय था, ठीक है। लेकिन सर्वोत्कृष्टता किसको थी, सर्वोच्च था चित्रित धूसर मृदभांड। इसकी सर्वोच्चता थी, ठीक है दोस्तों। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो था वो सर्वोच्च था, उसकी स्थिति सर्वोच्च थी। और जो लाल मृदभांड हुआ करते थे वो क्या हुआ करता था, तो मतलब वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था मतलब आर्यों में। अब देखिए, अब चलिए देखते हैं कि इसके धार्मिक जीवन को। तो धार्मिक जीवन क्या था कि अब चूँकि बस सब जगह वही चीज़ें हैं कि इकोनॉमी में चेंज आई, ठीक है, और मतलब आर्थिक समृद्धि आई, तो क्या हुआ कि यज्ञ की महत्ता बढ़ गई, याज्ञिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठानों की संख्या बढ़ गई। ये चीज़ें यजुर्वेद में देखने को मिलती हैं। तो हुआ क्या कि कर्मकांड का महत्व बढ़ा, यज्ञ बलि की संख्या बढ़ गई, मतलब यज्ञ में बलि दी जाने लगी, ठीक है। तो चलिए अब ब्राह्मण और क्षत्रिय में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष यहाँ पे होने लगा, ठीक है। तो अब ब्राह्मण जो है वो अपने पुरोहित तत्व के लिए ये मतलब ज़्यादा वो करना चाहते थे ताकि हमें ज़्यादा दान पुण्य मिले, और उनकी भी स्थिति खैर उससे काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। लेकिन क्षत्रिय और मतलब ब्राह्मणों में संघर्ष चल रहा था अपनी सर्वोच्चता के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने देखा था कि इंद्र वहाँ पे ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता होते थे। हमने बताया था कि यहाँ पर स्थितियाँ बदल जाती हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण देव कौन हो जाते हैं, तो प्रजापति, यही ब्रह्मा से मतलब प्रजापति या ब्रह्मा, ठीक है। यही इनका स्थान सर्वोच्च हो जाता है और ये विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में यहाँ पे ये इनको महत्ता प्राप्त होती है। इनको ही हिरण्यगर्भ बोला गया, ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्यों में इनको क्या बोला गया, तो हिरण्यगर्भ बोला गया। यहाँ पे विष्णु की भी महत्ता बढ़ती है और विष्णु यहाँ पे पालक और रक्षक के रूप में जो
मतलब मानव जाति के पालक और रक्षक के रूप में आते हैं। उसी तरह यहाँ पे शिव और रुद्र, मतलब रुद्र जो है शिव की संकल्पना यहाँ उभरती है। ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है ऐसा कि प्रजापति जो हैं वो मतलब ये ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि सभी देवताओं के उग्र रूप से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई है। और अथर्ववेद में ये कहा गया है कि प्रजापति ने ही रुद्र को क्या किया कि सभी दिशाओं का स्वामी बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं अथर्ववेद में है। अब यहाँ पे वरुण क्या है, अब सिर्फ जल के देवता, जो यहाँ ऋतस गोपा वगैरह हुआ करते थे, अब ये सिर्फ जल के देवता रह गए। और पूषण क्या है, ये शूद्रों के देवता हो गए यहाँ पे। ठीक है, पूषण जो है यहाँ शूद्रों के देवता हो गए अभी भी। लेकिन दोस्तों हमारे पूजा उपासना की जो पद्धति, जो यहाँ पे यज्ञ वगैरह से जो भी संदर्भित चीज़ें हैं यहाँ पे, वो क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो अभी भी उसका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति ही रहा है। ठीक है, अभी भी जो है जो उद्देश्य इसका है वो क्या है, भौतिक सुखों की प्राप्ति से ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब अनेक दिक्पाल से, मतलब यहाँ पे क्या है कि अन्य भी देवताओं की संकल्पना की गई है और इसमें दिक्पाल, गंधर्व, यक्ष की संकल्पना यहाँ पे दिखती है। ठीक है, ये सहायक का रोल अदा करते हैं देवताओं के। ठीक है, यहाँ पे पितृसत्तात्मकता की प्रवृत्ति है चूँकि, तो यहाँ पे उषा, अदिति, सविता देवी, ये सारी संकल्पनाएँ यहाँ पे चली जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। और यहीं पे जो है यक्षिणियों और अप्सराओं की संकल्पना उभरती है। ठीक है दोस्तों, ये पितृसत्तात्मकता के चलते हो रहा है। ठीक, अब देखिए प्रार्थना की जगह पे, जैसे जो प्रार्थना ऋग्वैदिक काल की देन थी, मतलब प्रार्थना ही ज़्यादा वहाँ महत्वपूर्ण हुआ करता था, यहाँ पे यज्ञ की महत्ता बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे राजसूय यज्ञ जैसे अब देखिए महत्ता इस रूप में, और दान पुण्य से भी संदर्भित चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। जैसे एक देखिएगा ये प्रकरण वहाँ पे दिखेगा कि जो राजसूय यज्ञ करवाया करते थे पुरोहित, उनके लिए ये वर्णित है कि उनको 2,40,000 गाय उपहार में दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी छोटा मोटा राजा कैसे ये राजसूय यज्ञ करवा सकता है, नहीं करवा पाएगा ना। तो ये चीज़ें जो हैं 2,40,000 गाय उपहार में देने की बातें वहाँ पे दिखती है। उसके बाद में आप देखिएगा तो मतलब शतपथ ब्राह्मण में ये वर्णित है कि जो भी पुरोहित अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे हैं उनको, राजा को क्या करना चाहिए कि अपने चारों दिशा, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो है उनको दान में दे देना चाहिए। मतलब क्या है कि ज़मीन से संदर्भित ये चीज़ें जो हैं वो ज़मीन से संदर्भित है, मतलब राजा को क्या है कि ज़मीन का दान करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें जो हैं आज की परिस्थितियाँ जो देखेंगे तो वो भिन्न हो चुकी हैं, लेकिन वो उस समय मतलब तत्कालीन समाज, उसके बाद में भी आने वाले मेडाइवल और मॉडर्न युग में भी देखेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं। और मतलब भूमि दान से संदर्भित आगे चल के हम देखते हैं कि जब गुप्त काल वगैरह आता है तो भूमि दान की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि ये प्रवृत्ति जो है अभी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके आगाज़ यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से यज्ञ की प्रधानता यहाँ पे बढ़ी, और जब यज्ञ की प्रधानता बढ़ी उसमें क्या हुआ कि धार्मिक अनुष्ठान बढ़े तो लोगों पे तरह तरह के आर्थिक भाव, मतलब बोझ पड़ने लगे। ठीक है, तो याज्ञिक कर्मकांड के विरुद्ध में प्रतिक्रिया होनी लाजिमी थी, तो वो हुई। ठीक है, तो याज्ञिक कर्मकांडों के मतलब प्रति जो है लोगों में विद्वेष की भावना आई। और सबसे पहले यहीं पे हम देखते हैं कि पहली बार जो है यहाँ पे मतलब इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया में सबसे प्रथम जो कमान संभाला वो किसने संभाला, तो ऋषि दीर्घतमस ने संभाला। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि याज्ञिक कर्मकांडों से विरक्ति के भाव इनके मन में आए, और ये जो है मतलब इसके कमान को संभाला इन्होंने कि मतलब इससे आप जो है प्रार्थना की तरफ ही वो चीज़ें ठीक थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको दिखती हैं कि यज्ञ की जगह पे तपस्या पे ज़्यादा बल दिया जाने लगा, उसके जगह पे मतलब ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, जो ये बताया गया कि मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया कि मतलब ज्ञान पर बल दिया गया, और ये माना गया कि आत्मा और परमात्मा का एकीकरण जो है ज्ञान से ही संभव है। बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखिएगा तो पहली बार पुनर्जन्म से संदर्भित धारणाएं यहाँ पे दिखने को मिलती हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे 4 पुरुषार्थ की पहली बार यही उत्तर वैदिक कालीन वेदों में ही ये चर्चा मिलती है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चीज़ें आज भी अब सुनते हैं ये चीज़ें वहीं से
इसकी उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे ही 16 संस्कार की बातें आती हैं, ठीक है। 16 संस्कार जिसमें गर्भाधान, पुष्पवन, मतलब सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, ये सारे संस्कार हुआ करते थे, ठीक है। तो बाद में मतलब संस्कार जो अंतिम वाला संस्कार था वो तो आपको पता ही है, मतलब जो आदमी की मृत्यु हो जाती है तो 16 संस्कार यहाँ पे हुआ करते थे। ये चीज़ें जो हैं यहीं पे वर्णित है, ठीक है। अब देखिए, अब जहाँ तक रही बात इनके मतलब क्या बोल, इनके जो बातें हैं मतलब कि किससे संदर्भित, मतलब इनके परिविधि टेक्नोलॉजी के स्तर पे ये क्या क्या चीज़ें ये मतलब जानते थे। तो इनको ज्योतिष का ज्ञान था, इनको नक्षत्र का ज्ञान था, ग्रह का ज्ञान था, ये त्रिभुज के बारे में जानते थे, वर्ग के बारे में जानते थे, वर्गमूल के बारे में जानते थे, शून्य के मतलब शून्य जो है शून्य क्या प्रयोग को के बारे में ही जानते थे, ठीक है दोस्तों। ये जो है मतलब ग्रहण से संदर्भित इनको नॉलेज था। ये जानते थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, और अपने अक्ष पे भी घूमती है। और ये जानते थे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाया करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब ये चीज़ें हमने देख ली। तो आज की क्लास में दोस्तों मतलब हमने ये कोशिश किया कि जो भी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को कवर किया जा सके इस क्लास में। थोड़ा सा क्लास लंबा हुआ, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आपके लिए ये क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इस क्लास के करने के बाद में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए आपसे थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।